डीपीपी 9 में क्या पूछना है? दो भी कोई 2 wire of diameters 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass are loaded as shown in figure. अच्छा, the unload length of a steel wire is 1.5 meter and that of brass is इतना, Young's model of steel इतना. Find the elongation of the steel and brass wire. फिगर नहीं दिया इसलिए बिना फिगर का पता ही नहीं चलेगा. और बताइए इसके अलावा छोड़ना. 8 में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड कॉपर रॉड of length L is rotated about a vertical axis passing through its middle. Calculate the rotated frequency at which the rod rupture. देखो मैंने वही ब्रेक हो जाए, किस फ्रीक्वेंसी पर वो टूट जाएगा. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकाल देंगे हम यहां से. इसका जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिप्चर आ जाएगा, है ना. जैसे ये रॉड है, फॉर्मूला हम टेंशन का निकाले होंगे, याद होगा, निकाले थे. अरे टेंशन का फॉर्मूला नहीं निकाले थे. इस बार क्या है कि मिडिल पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. नहीं, यहां से x दूरी पे टेंशन का फॉर्मूला क्या था. x दूरी पे अगर हम लोग टेंशन निकालें तो टेंशन T इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर बाई L बाई 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ था शायद. नहीं, अरे निकाले थे ना इसमें, निकाल देखो ना कितना टेंशन आया था. 12 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2. हाँ, प्लस m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2, ये टेंशन है. अब कहाँ था 8 नंबर में, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉपर टेक्स एज सिग्मा एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर रो. तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना, स्ट्रेस के बराबर होता है. स्ट्रेस कितना हुआ, तो T बाई ए कर रहा है. इसका एरिया दिया होगा ना. ए हॉरिजॉन्टल कॉपर और इन कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड. अच्छा, यहां पर L की जगह पे क्या करोगे, L बाई 2 का है, बीच से कर रहे हैं ना. हाँ, तो कितना आ गया ये भी देख ही लो एक बार. -m ओमेगा स्क्वायर 2 से 2 कट गया बाई L एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर L बाई 4. यही है. टेंशन पता है तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसका, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बराबर टेंशन अपॉन एरिया. बोलो, रॉड का एरिया नहीं दिया है, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं. एरिया नहीं दिया तो एक चीज हमको पता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी पता है कॉपर वायर का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. कितना, एरिया इंटू लेंथ. नहीं, तो एरिया क्या हो गया, यानी एरिया बराबर हो गया m बाई रो L. बोलो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये सिग्मा दिया हुआ है, सही है ना. T बाई ए निकाल दो. T बाई ए जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए. अब अगर हम लोग T बाई ए कर रहे हैं, T बाई ए बराबर -m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई L अब प्लस m ओमेगा स्क्वायर L बाई 4 और डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया कितना आया हुआ है अपने को m बाई रो L. बोलो जी, m कट गया सब में, L ऊपर करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपको,
फाइनल फॉर्मूला गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एल, कट गया ना ये एम, ये आ गया तुमको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना बता रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4। बोलो जी, अरे ये एल ऊपर जाएगा ना, ये आ गया। अब सोचो हर जगह अलग अलग टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा, x बराबर 0 पे। तो अगर मैक्सिमम टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से बड़ा होने लगेगा तो रिप्चर आने लगेगा ना। तो हम लोग t का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, माने इसका मैक्स निकाल लेते हैं। हम यहां लिखते हैं t बाई ए का, अब इसी में क्या करो कि t बाई ए का मैक्सिमम वैल्यू बराबर कर लो सिग्मा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर, और t को मैक्सिमम करने के लिए x को क्या करना पड़ेगा 0। क्या निकल जाएगा अपने को, ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा ही निकालना है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखो। मिटा दें, आए 5 नंबर। 5 नंबर में ऐसा क्या है भाई, कह रहा कि 1 kg वेट इज सस्पेंडेड बाय ए रबर कॉर्ड 2 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन इतना, इट इज मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट मेड टू डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस इतना in 4 times a second, find the extension in the code। rubber cord 2 meter long and cross section इतना, it is made to describe a 1 kg weight is suspended by a rubber cord 2 meter long and cross section इतना, ठीक है। it is made to describe a horizontal circle of radius 50 सेंटीमीटर 4 times a second, find the extension in the cord। ये तो निकाल देंगे, लेकिन ये 1 kg weight is suspended by rubber cord क्यों लिखा है, इसका क्या जरूरत है। अलग अलग है क्या ये, जैसे देखो कहने का मतलब है कोई कॉर्ड है ये, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट आप ले लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, यहां पर टेंशन टी ऐसे डेवलप होगा, यहां पे टेंशन टी ऐसे डेवलप होगा, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिए डीएल, है ना। तो इस एलिमेंट पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं लगेगा, अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये पूरा सर्कल में घूम रहा है, इधर एक फोर्स लगेगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मान लो कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी है थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी, तो टी कॉस थीटा से टी कॉस थीटा कट गया, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2t साइन थीटा बराबर डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये चूंकि स्मॉल एलिमेंट है, डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज वेरी स्मॉल। समझ रहे हो बात को, ये खुद ये आर्क हम बहुत छोटा लिए हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो एंगल अगर छोटा होगा तो 2t साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, डीएम को क्या लिख सकते हैं, डीएम को लिख सकते हैं m बाई एल डी एल, सही है ना, m बाई एल डी एल।
इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, यही ना, 2t। थीटा क्या हो जाएगा यहां देखो, 2 थीटा इंटू आर बराबर डीएल, बोलो 2 थीटा इंटू आर क्या हो गया, डीएल के बराबर। तो थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, डीएल बाई 2r, डीएल बाई एम बाई एल डीएल ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो डीएल से डीएल कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो t निकल गया अपने को कितना, m बाई एल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टेंशन निकल गया कि निकल गया। अब इलोंगेशन निकालना था, तो डेल्टा एल बराबर टी एल अपॉन ए वाई, ये ना होता है। अब क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, इतना तो हम निकाल दिए। ओमेगा दिया हुआ है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है, 4 टाइम्स इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 बार घूमता है, तो ओमेगा कितना हो गया, यहां लिख दे, अलग से लिखते चल रहे हैं। देखो फॉर्मूला, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा टी। तो 4 बार घूमने का मतलब क्या हुआ, 1 बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा, 4 बार घूमेगा तो 8 पाई। तो डेल्टा थीटा हो गया 8 पाई, अब बराबर ओमेगा टी कितना, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड में 8 पाई एंगल बनाता है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। कितना आ गया ये, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 8 पाई, सही है ना। अब यहां पे पुट कर लेंगे ओमेगा का वैल्यू, आर का वैल्यू, मास दिया हुआ है, चाहे इसीलिए दिया था, लेकिन तो ऐसा लिखा कि 1 kg वेट इज सस्पेंडेड बाई ए रबर कॉर्ड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और तो यूनिफॉर्म मास 1 कैसे ले ले, ऐसे ही लेना होगा, समझ रहे बात को। इसमें जो है m बाई एल का वैल्यू या m बाई एल का वैल्यू कैसे निकाले, फिर ये पहले दिया हुआ सवाल में कि एक 1 kg वेट इज सस्पेंडेड बाई ए रबर कॉर्ड 2 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन इतना, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है ना, हाँ, दिया तो है, शब्द नहीं दिया है। तो जैसे मान लो एक रबर कॉर्ड से एक वेट लटका दिए, तो रबर कॉर्ड का मास क्या हुआ, ये तो दिया नहीं है, वेट का ना मास है, तो m बाई एल तो हम रबर कॉर्ड का ले रहे हैं ना, ये पता नहीं ऐसा क्यों दिया है। m बाई एल यही ले लो, m बाई एल कितना हो गया तुमको, 2 kg का वेट लटका हुआ है, 2 kg का वेट कहां दिया है, हाँ कहां गया, 8 नंबर 5 नंबर था ना, 1 kg वेट, तो 1/2 हो गया। पुट करके देखो ना कितना आता है, टी का वैल्यू यहाँ 1/2 पुट करो, 1/2 आर ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा एल निकलेगा, कितना था निकाली तो। और कुछ है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज लीड वायर वेकिंग स्ट्रेंथ सिग्मा एंड टेंसाइल डेंसिटी इज रोटेटेड अबाउट ए स्टेशनरी वर्टिकल एक्स सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशन calculate the number of rotation with the ring rupture। ठीक तो है, अरे भाई अभी टेंशन निकाले ना, सेम सवाल है ये, सेम क्वेश्चन है। एक रिंग जब घूमेगा तो टेंशन कितना डेवलप होगा, यही डेवलप होगा। अब ये टेंशन अपॉन एरिया, रिप्चर के लिए ये टेंशन अपॉन एरिया किसके बराबर हो जाए, सिग्मा के बराबर हो जाए, हो तो क्या। जब ये तुम ध्यान रखो, जब भी कोई रिंग रोटेट होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब रोटेट होगा तो टेंशन कितना आएगा, m बाई एल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये एक बार कर लिए हैं तो, ठीक है ना। और कुछ है? और कोई सवाल है इसमें? एक्सरसाइज पूछना है। एक्सरसाइज 1 हम अभी तक कितना दे चुके हैं इसको देख लो, 1 से लेके 37 तक
27 तक। इधर नहीं दिया है इलास्टिसिटी का, तो फिर बना दिए तुम लोग, बना दिए तो अच्छा है। लो पकड़ो। विस्कोसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो विस्कोसिटी में एक लास्ट हम क्या बताए थे जी, एक सवाल करवाए थे ना। अब देखिए सवाल वैसे विस्कोसिटी में बहुत आसान पूछेगा, यही पूछेगा। हम थोड़ा और करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक फिक्स सिलेंडर है और इसके बीच में, इस फिक्स सिलेंडर के बीच में एक वर्टिकल सिलेंडर जो है ये वर्टिकल सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, ये रोटेट कर रहा है। समझना बात जो हम बताना चाह रहे हैं। और इधर लिक्विड भरा हुआ है, इधर ध्यान दो, इधर लिक्विड भरा हुआ है। इधर सुन लीजिए हम जो बोलते हैं सो, ये है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। सवाल ये है कि ये ओमेगा से घूम रहा है और इस पर टेंजेंशियली एफ फोर्स लगाया गया। कितना? टेंजेंशियली एफ फोर्स लगा रहे हैं इसको रोटेट करने के लिए। सवाल यह कह रहा है कि एफ का कितना वैल्यू हो कि ये सिलेंडर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता रहे। सिलेंडर जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता रहे, इसके लिए फोर्स का वैल्यू क्या हो। इधर लिक्विड भरा हुआ है, इसका थिकनेस जो है, या थिकनेस बोल लो या मत बोलो थिकनेस, तो ये वाला रेडियस, इसका जो रेडियस है वो r है और इसका जो रेडियस है वो a है, या कुछ और मान लो, l मान लेते हैं। इसका रेडियस जो है ये r1 है और ये r2 है, चलो हटाओ ना। और ये फिक्स्ड है। बाहर वाला दीवार क्या है, बाहर वाला कंटेनर क्या है, फिक्स्ड है। लिखेंगे फ्लूइड, ए विस्कस फ्लूइड, ए विस्कस फ्लूइड इज फिल्ड, a viscous fluid is filled between the cylinder and container of fixed valve, container of फिक्स वाल, ठीक है, फिक्स वाल, फिक्स वाल। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ईटा, है ना। A force F is applied on cylinder, a force F is applied on cylinder tangentially, a force F is applied on cylinder tangentially, ठीक है। find the value of F, find the value of F so that क्या, so that cylinder rotates with
सिलेंडर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, सिलेंडर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या करेंगे इसको? तो यहां देखो कैसे बनाएंगे वो समझिए। जैसे क्या होगा जब ये घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो विस्कस फोर्स इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, उल्टा। क्यों घुमाने का प्रयास करेगा? विस्कस फोर्स लगा ही क्यों? तो सोचो, देखो इस फ्लूइड के लेयर्स को सोचो, ये वाला जो लेयर्स है, इसके इस एंड का वेलोसिटी 0 है और इस एंड का वेलोसिटी कितना है? यहां पर हर जगह कितना वेलोसिटी है लेयर पे? कितना वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा होगा? ऐसे। सिलेंडर का एक पार्ट्स देखो, ये है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? रेडियस ये R1 है ना, तो R1 ओमेगा नहीं होगा? R1 ओमेगा वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? और इसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है फ्लूइड का, एक फ्लूइड का लेयर है। यहां का वेलोसिटी क्या है? 0 है। बोलो क्यों 0 है? क्योंकि ये इस साइड फिक्स है ना कंटेनर, तो इसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड का सरफेस है वो रेस्ट में है, और इसके कांटेक्ट में जो है आर ओमेगा से घूम रहा है। तो विस्कस फोर्स कितना डेवलप हुआ? Fv ईटा इंटू एरिया। कितना एरिया? किस एरिया पे ये लग रहा हो? पूरे इस एरिया पे लग रहा होगा ना, चारों, पूरे सिलेंडर पे लग रहा होगा चारों तरफ से। कितना? 2 पाई। इसका लेंथ मान लो यार, लेंथ का जरूरत पड़ सकता है, लेंथ L है ये। 2 पाई R1 इंटू L। बोलो 2 पाई R1L एरिया हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, V2 माइनस V1 अपॉन Y2 माइनस Y1 ऐसा कुछ किए थे, तो विस्कस फोर्स हुआ ईटा इंटू 2 पाई R1L। V2 माइनस V1 हो गया R1 ओमेगा माइनस 0। क्या? अब दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या हुआ? Y2 माइनस Y1, R2 माइनस R1, यही ना हुआ? ये विस्कस फोर्स निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो, यही है ना? अब जब अपने को विस्कस फोर्स निकल गया, तो ये विस्कस फोर्स भी टेंजेंशियली लग रहा होगा। ऐसे अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो सब पे विस्कस फोर्स उल्टा लग रहा होगा। तो विस्कस फोर्स का भी टॉर्क है। फोर्स कैसा लग रहा है? टेंजेंशियली। जैसे अब अगर ऐसे वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली इस पर विस्कस फोर्स कैसे लग रहा होगा? हर जगह पूरे में विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा है। ये विस्कस फोर्स लग रहा है Fv। सही है? तो फॉर ओमेगा remains constant, for omega remains कांस्टेंट। जो टॉर्क है विस्कस फोर्स का, उसको बैलेंस कौन करेगा? टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना? टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी F। विस्कस फोर्स का टॉर्क कितना हुआ? Fv इंटू R1, नहीं हुआ? Fv इंटू R1, चूंकि ये R1 दूरी पे लग रहा है। बोलो, लग रहा है ना? और यहां पर एक चीज और सवाल में मेंशन कर लेना कि R2 जो है, R2 माइनस R1 जो है, वो वेरी वेरी लेस देन R1 है। ये लिख लेना जरूर, ये दिया हुआ है। यानी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत, ऐसा मान के चलना है। तो ये कितना हुआ? F इंटू R1, यही ना? F इंटू R1, जो कि फोर्स भी कितना दूरी पे लग रहा है? R1 दूरी पे लग रहा है। बोलो, तो R1 तो कट ही गया अपने को।
तो एफ कितना आ गया फाइनली, एफ वी के बराबर, एफ वी कितना है, यही है, यानी 2 पाई ईटा R1 स्क्वायर ओमेगा एल डिवाइडेड बाई R2 माइनस, नहीं आ गया, बोलो। एक और सवाल करेंगे। अरे थिकनेस कुछ तो है ना, काहे R1 लिख सकते हैं ये बताओ। बहुत, कोई भी बहुत छोटा किसी के कंपैरिजन में होता है कि अपने आप छोटा हो जाता है वो। अरे टी है ना भाई, ये टी है, ये R2 माइनस R1 थिकनेस है, तो थिकनेस छोटा है लेकिन किसी के तुलना में है ना, कि सीधे इसको जीरो कर दे। तो ओमेगा कांस्टेंट तो रह सकता है ना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन नहीं होता बिना फोर्स का, बिना फोर्स का मोशन हो सकता है कि नहीं, उसी तरह से बिना टॉर्क का रोटेशन हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से होगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से होगा, और एक्सेलरेशन नहीं आएगा। क्या पहले से इसको ओमेगा दिए है ना, पहले से किसी व्यवस्था से इसको रोटेट करा चुके हैं, उस रोटेशन को मेंटेन रखना है तो टॉर्क क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जिस स्टेट में है उस स्टेट में तो रह ही सकता है बिना टॉर्क का। सही है, ये भी एजम्पशन मान लेना है, उसमें सवाल में लिख लेना है R2 माइनस R1 वेरी वेरी लेस देन R1। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है ऐसा कि एक डिस्क है, एक ठीक है ना, ये एक डिस्क है, ये भी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस R है, ठीक है। और इसके नीचे मान लीजिए एक ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसा मान लो। ये जो फ्लूइड है इसका थिकनेस T है नीचे में, और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। लिखो, ए डिस्क is rotating, a disk is rotating with angular speed omega about vertical axis, a layer of non-viscous fluid, non-viscous fluid of thickness T is taken
is taken below the cylinder, is taken below the cylinder, below the cylinder, below the cylinder, below the cylinder on the fixed circular base, on the fixed circular base है ना, fixed circular base of radius r, कहने का मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये नीचे भी सर्कुलर बेस है ना, किसके नीचे, डिस्क के नीचे, उसके बीच में क्या भर दिए हैं, फ्लूइड भर दिए। फ्लूइड का क्या दिखा हुआ है, थिकनेस टी दिया हुआ है, क्या लिखे, नॉन विस्कस लिखे हैं, विस्कस सॉरी, क्या लिखे, ए फ्लूइड ऑफ, क्या लिखे, ए लेयर ऑफ विस्कस फ्लूइड of thickness T is taken below the cylinder on the fixed base, circular base of radius r, ठीक है ना। coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity of fluid is eta, is eta। अब लिखो ए फोर्स F, a force F applied tangentially, a force F applied tangentially on the disc, find the value of F, so that the disc is rotating with constant angular speed omega, ये सवाल है। फिगर बना लीजिए, इसका थिकनेस T है, मतलब ये थिकनेस क्या है, T थिकनेस है, ये समझ लो, समझ गया ना। स्टेप बाय स्टेप जो हम सवाल चेंज कर रहे हैं, अगर तुम, ये तो हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन अगर कोई इसको, उस सीक्वेंस को महसूस करे कि पहले टॉर्क का सवाल किए, एक दूसरा किए, इसमें क्या अंतर आ रहा है, इसको कैसे डील करेंगे, तो उस सीक्वेंस को जो मन से समझेगा उसको बड़ा आनंद आएगा, ऐसा नहीं। अब इसमें, अब जो पहले सवाल किए उसमें ऐसे फ्लूइड भरा हुआ था, इसमें नीचे फ्लूइड भरा, उससे अंतर क्या हो गया, क्या अंतर हो गया नीचे फ्लूइड भरने से, पहले पूरे वाल पे फ्लूइड था, अब केवल बेस पे फ्लूइड है, पहले बेस पे फ्लूइड नहीं था, पहले किधर था, वाल के लॉन्ग था, अब अंदर नीचे बेस में फ्लूइड है। देखिए क्या होगा। सो जैसे हम जो ऐसा फ्लूइड है ना, ऐसा जो फ्लूइड है उसको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दीवार कर दिए समझने के लिए। हमारे पास ये था कि ऐसा पूरा सर्कुलर बेस में फ्लूइड भरा हुआ है, यही है ना, ऐसे फ्लूइड है, बोलो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। बोलिए अब क्या है,
इसका ऊपर का लेयर है और एक नीचे का लेयर है, दोनों के बीच का थिकनेस क्या है, टी है। तो टी अंदर की तरफ हुआ, अंदर की तरफ मतलब ये वाला, अंदर की तरफ इसका थिकनेस क्या है, टी। ये समझ गए बात को, अंदर की तरफ टी थिकनेस है इसका, सही। अब ये वाला जो सरफेस है लेयर का, फ्लूइड के लेयर का जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सरफेस, ये तो डिस्क के संपर्क में है। तो डिस्क के संपर्क में है तो ये यहां से अगर x दूरी पर कोई पॉइंट हम ले तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी x ओमेगा होगा कि नहीं होगा, बोलो। x दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट ले लिए तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, x ओमेगा होगा। अब सोचिए अंतर क्या हुआ, फिर पार्टिकल यहां लेंगे तो कुछ और वेलोसिटी, यहां लेंगे तो कुछ और वेलोसिटी, यहां लेंगे तो कुछ और वेलोसिटी, यानी हर जगह का वेलोसिटी बदल रहा है। जब दीवार के अलोंग था, यही फ्लूइड जब दीवार के अलोंग भरा हुआ था तो हर जगह वेलोसिटी क्या था, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, वो नहीं बदल रहा था, इसलिए डायरेक्ट कर दिए आर ओमेगा माइनस 0 बाई थिकनेस, डायरेक्ट कर दिए। यहां डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे सरफेस पर वहां पर पूरा सरफेस एक साथ भी से घूम रहा था, क्योंकि सारा का सारा सरफेस क्या था, वर्टिकल सिलेंडर के कांटेक्ट में था, है ना। लेकिन यहां जितना सरफेस कांटेक्ट में है उसके अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहां पर एक थिकनेस ले लिए हम लोग, dx थिकनेस ले लिए, यहां पर क्या ले लिए, एक dx थिकनेस ले लिए, यहां पर x दूरी पर एक dx थिकनेस लिए। इसलिए dx थिकनेस लिए यहां पर क्योंकि हम इतना ही दूर में केवल फोर्स निकालेंगे, इतना ही दूर पर। क्यों इतना ही दूर में निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है। तो छोटे थिकनेस में फोर्स निकालेंगे यहां पर, कितना, dfv, ध्यान दीजिएगा, dfv निकाल रहे हैं। ईटा एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ 2 पाई x इंटू dx। अरे ये पूरा लेंथ कितना हुआ, 2 पाई x, अब थिकनेस क्या हुआ, dx, तो एरिया हो गया 2 पाई x dx। बोलो, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट v2 माइनस v1, तो ऐसे घूम रहा है ये, ऊपर का वेलोसिटी x ओमेगा और नीचे का वेलोसिटी 0, तो x ओमेगा माइनस 0 बाई थिकनेस कितना, t, है ना, थिकनेस t है, ऐसे फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, हर जगह फोर्स लग रहा है। ये विस्कस फोर्स यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। इधर घूम रहा है तो विस्कस फोर्स किधर डेवलप हो गया, इधर डेवलप हो गया विस्कस फोर्स एफ बी एफ बी, बोलो, ऐसे डेवलप हुआ। क्या बताए थे कि अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक जगह नहीं लग रहा हो, जैसे सिलेंडर जब घूम रहा था ऐसे वाला, तो एक ही जगह लग रहा था, सब R1 दूरी पे टॉप फोर्स लग रहा था, तो डायरेक्ट टॉर्क निकाल दिए, फोर्स इंटू R1। यहां पर यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी 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 लग रहा है, दूरी बदल रहा है, यानी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं हो, फोर्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सीधे क्या करते हैं, एलिमेंट पे टॉर्क निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट पे टॉर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, डी टाउ ड्यू टू विस्कस फोर्स, सही है। कितना हुआ, तो डी एफ वी इंटू एक्स, क्या है, एफ वी, डी एफ वी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, इन टॉर्क हुआ। ऐसा हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं फ्लूइड में। कितना आया ये, यहां देखो, 2 पाई ईटा अब बाई टी, टू पाई ईटा बाई 2 पाई ईटा बाई टी,
इंटू ओमेगा, ये सब तो कांस्टेंट था, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर और एक उसका एक्स क्यू आ गया, यही ना, एक डीएक्स ऐसा रहेगा। तो टॉर्क जब निकालेंगे विस्कस फोर्स का तो इंटीग्रेट कर देंगे 2 पाई ईटा ओमेगा बाई टी को बाहर रखो, एक्स क्यू डीएक्स को इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, 0 से r तक, 0 से लेके r तक, यानी ये आ गया 2 पाई ईटा ओमेगा बाई टी r4 बाई, ये आ गया। अब फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा, चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो विस्कस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो अप्लाइड फोर्स के टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तभी ना काम होगा। और अप्लाइड फोर्स तो सीधे एक जगह लग रहा है r दूरी पर, तो F इंटू आर क्या करेंगे हम लोग, एफ वी यानी 2 पाई ईटा ओमेगा बाई टी r4 बाई 4 इज इक्वल टू कितना, एफ इंटू आर, बोलो ना। अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्या हुआ, एफ इंटू आर, एक आर कैंसिल हो गया तो एफ कितना बचा फाइनली, 2 पाई ईटा ओमेगा बाई 4 टी आई इंटू आर क्यू। इस तरह से फोर्स निकाल लिए। तो विस्कोसिटी पढ़े, विस्कस फोर्स पर क्या क्या सवाल हो सकता है, हम ज्यादा नहीं केवल 3 सवाल बताए। एक ही इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक चल रहा है, एक क्वेश्चन हो गया। एक सिलेंडर का ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है और एक उसके बेस में भरा हुआ है। यही 3 क्वेश्चन से हर तरह का सवाल बन सकता है, कुछ भी नहीं है कि इसमें और अलग है कुछ। लिखिए स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ को भी कैपिटल लिखो। एक्चुअली स्टोक का कहना था, सुनो, स्टोक का कहना था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ केबल और केबल स्फेरिकल बॉडी के लिए ही वैलिड है ना। तो स्टोक का कहना था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में मूव करेगा तो उस पर एक रेसिस्टिव फोर्स या ऐसे को विस्कस फोर्स डेवलप होगा, जो विस्कस फोर्स उसके वेलोसिटी के अपोजिट होगा। किसके, उस स्फेरिकल बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट होगा, एक बात। और कितना होगा, तो होगा वो एफ वी बराबर 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, जहां ईटा उस विस्कस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है, और वी जो है वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी है। अब कहोगे इसका प्रूफ क्या है, तो स्टोक कहा कि ये है, वही नहीं प्रूफ दिया तो हम कहां से दें, ठीक है ना। लेकिन काम चल रहा है। अब जैसे वो हीट एंड ट्रायल मेथड से जैसे भी लाया, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए कुछ हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के ये डेटा वो एस्टैब्लिश किया कि ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। लिखिए, लिखो तो द लॉ स्टेट्स when a spherical body moves inside a viscous fluid, then a viscous force developed on it, which is directly opposite
which is directly opposite to the direction of, which is directly opposite to the direction of velocity of a spherical body, direction of a spherical body है ना, and and its magnitude is equal to directly opposite to, which is directly opposite to the velocity of a spherical body, and its magnitude is equal to 6 pi eta rv, where eta क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। और R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, V हो गया वेलोसिटी ऑफ, नोट करो, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, मिटा रहे हैं। अब किसी समय वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसी में लिखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके अलावा। अब अगर आगे बढ़ें, बाकी फोर्स देखें तो एक mg लग रहा होगा, और चूंकि ये डूबा हुआ है तो एक बुआयंसी v लग रहा होगा, एक तरफ कर रहे हैं इसको। अब देखो, तो अगर हम यहां पर इसका बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो क्या लिखेंगे, mg माइनस b माइनस एफ वी इज इक्वल टू ma। अरे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, mg माइनस बी माइनस एफ बी बराबर ma। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो mg, अब माइनस बी कितना, v इन कितना हो गया, एक काम करो ना, mg को भी लिखते चलो, m को लिख सकते हैं कितना, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, सही है। माइनस बी को लिख सकते हैं वी इन यानी 4/3 पाई आर क्यू रो लिक्विड इंटू जी, सही है। अब माइनस एफ बी कितना, 6 पाई ईटा आर वी, अब बराबर फिर m कितना, वही 4/3 पाई आर क्यू रो बॉडी इंटू ए, सही है ना। बोलो तो a कितना आ गया फाइनली, आपको ये देखिए, तो a का वैल्यू आ गया, ये तो पूरा कट गया, g माइनस, यहां भी रो l बाई रो b बचेगा, रो l बाई रो b इंटू जी, और यहां क्या बचेगा, यहां पर माइनस, यहां पे क्या बचेगा बोलो,
अरे यहां क्या बचा, भाग दो ना जी। 6 पाई ईटा आर वी अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया ये 2 और नीचे 2 बचा, नहीं 2 से कट गया 3 बार ना, 9। यानी एक्सेलरेशन आ गया g इंटू 1 माइनस रो एल बाई रो बी। सही है। माइनस कितना 9/2 ईटा आर स्क्वायर, अच्छा v बाई आर स्क्वायर। v बाई आर स्क्वायर, यही हो ना। लिखो पहले इतना लिखो तो एक्सेलरेशन देखिए निकल गया आपको, कितना आ गया एक्सेलरेशन, इधर बढ़ा देते हैं। ये जो टर्म है इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, और यहां भी जो v का कोफिशिएंट है उसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं। लिख रहे हैं, लेट बाद में पुट किया जाएगा वैल्यू, लेट a बराबर g इंटू 1 माइनस रो एल बाई रो बी। कोई दिक्कत है, कांस्टेंट मान लिए a, और b इज इक्वल टू क्या मान लिए 9/2 ईटा बाई आर स्क्वायर। देखो जी ऐसा हम मान लिए, ठीक है ना। है हाँ, तो क्या दिक्कत है, ए पहले से कुछ माने थे क्या, अच्छा ए एक्सेलरेशन माने थे, चलो हटाओ। तो ए जब एक्सेलरेशन माने हैं तो इसको अल्फा बीटा मान लो। अपने हाथ में कोई पूछ रहा है क्या मानना है, अल्फा बीटा मान लिए। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा वी आ गया ना, ये एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देंगे dv बाई डी टी। क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी बराबर अल्फा माइनस बीटा वी। ऐसा फंक्शन काइनेमेटिक्स में नहीं किए हो कि वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो dv बाई अल्फा माइनस बीटा वी इज इक्वल टू डी टी। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। इनिशियली चलना शुरू किया था, 0 स्पीड रहा होगा, किसी समय v वेलोसिटी हो गया, सही है, और टाइम लगा 0 से t। कितना आया, कितना आया ये, अगला पेज पे करेंगे क्या, इसी में लिख दे रहे हैं ना। ये लॉग में जाएगा, ln अल्फा माइनस बीटा v अपॉन माइनस बीटा, कहां से कहां तक, 0 से v तक बराबर t है। इधर ध्यान दो, पहले ये बीटा को इधर भेज दो तो माइनस बीटा t हो गया, और इधर लिमिट लगाओ तो ln अल्फा माइनस बीटा v, लाओ एक स्टेप बढ़ा ही दे, कहोगे कि फिर, तो ये ln अल्फा माइनस बीटा v, अब माइनस ln अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस बीटा टी। आया ना जी। अब ये log a माइनस log b, ln अल्फा माइनस बीटा v बाई अल्फा बराबर माइनस बीटा टी, अल्फा माइनस बीटा v बाई अल्फा बराबर e टू दी पावर माइनस बीटा टी, और अल्फा उधर चला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा v इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा टी। एक तरफ करो तो v कितना आ गया, अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, नहीं आ गया। तो ये अपने को वेलोसिटी आ गया किसी टाइम t पे। लिखिए
अब सुनिए यहां पर क्या आया, जब भी वेलोसिटी ऐसा कुछ फंक्शन आए अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा ना तो एक्सपोनेंशियल का दो ही ग्राफ होता है, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, 0 से v तक गया, बड़ा है। और ऐसे भी तुम देखो ना, ये माइनस वाला टर्म है, ये जैसे ये माइनस बीटा टी है तो ई टू दी पावर 1 बाई बीटा टी, तो टाइम बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी माइनस वाला चीज घट रहा है तो भी बढ़ेगा ना। दूसरा बात ये है कि फंक्शन को भी सीखना है, जैसे 1 माइनस ई का पावर माइनस टी है, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको ऐसे भी और क्लियर कर सकते हैं। अब ये बताओ v कांस्टेंट कब हो जाएगा? जैसे एट t इज इक्वल टू 0, v 0 है ना। अरे t को 0 पुट करोगे तो e का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, v 0 है, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है ना जी। अब आइए t बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा? इंफिनिटी पे e का पावर माइनस इंफिनिटी यानी 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा ये। तो ये टर्म 0 कब हुआ? इनफाइनाइट समय पे। जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? तो एट t बराबर 0 v हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। हुआ कि नहीं हुआ? और फिर एक बार जब अल्फा बाई बीटा हो गया तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर बदलेगा क्या? यानी हो ये रहा है कि जैसे ही विस्कस फ्लूइड में कोई स्फीयर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट होते होते एक टाइम के बाद जाके उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कब? जब टाइम इंफिनिटी हुआ, टी के पैरेलल हो गया ना। इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं vt, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी यहां पर vt क्या हो गया? अल्फा बाई बीटा। vt क्या हो गया? अल्फा बाई बीटा। तो कभी भी पहले भी हम लोग एक आध सवाल बनाए हैं काइनेमेटिक्स में कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। जब किसी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और वो कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करे तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? मतलब एट टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये ना मतलब हुआ। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0। लिखेंगे इस बात को क्योंकि आगे हमको इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लिखेंगे इसी आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा, लॉन्ग टाइम का मतलब ही नहीं कि 10 20 50 साल के बाद का बात कर रहा है। टाइम जो हम लॉन्ग बोल रहे हैं ना वो कंपेरेबल टाइम है, ठीक है ना। जैसे जहां पर हम लोग हो सकता है कि बीटा का वैल्यू इतना छोटा हो कि टी जो है माइक्रो सेकेंड में ही बहुत बड़ा टाइम हो जाए। समझ बात को? तो ये कंपेरेबल है। लॉन्ग टाइम बोलते हैं तो ये कंपेरेबल लॉन्ग टाइम की बात करते हैं हम लोग, है ना। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ये सब बात, आरसी सर्किट वगैरह, तो ज्यादा पता चलेगा। तो लिखो आफ्टर लॉन्ग टाइम द वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर बिकम्स कांस्टेंट, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर बिकम्स मैक्सिमम। ऐसे लिखो, द वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर इज मैक्सिमम, a sphere is maximum and it further becomes constant, and it further becomes constant. This constant velocity is called terminal velocity.
This constant velocity is called terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये बताओ, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? तो नीचे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। वीटी क्या है भाई? वीटी बराबर अल्फा बाई बीटा है। अल्फा क्या माने थे? अल्फा क्या माने थे? कहीं लिखा है ना? यहां नहीं लिखा है, पिछले पेज पे था। चलो, अल्फा क्या माने थे? G इंटू 1 माइनस रो एल बाई रो बी। अब बीटा क्या माने थे? 9/2 ईटा बाई, यही से इतना ही था, इतना ही ना होता। क्या सॉल्व कर दो, और क्या? जी से कट गया। जी कहां था? दूसरा में था जी। G/2 जी कहां था? बेवकूफ हो गया, 9/2 लिखे थे, G/2 पढ़ रहे हो। सब नींद में रहता है, उल्लू सब कहीं। 9/2 G R स्क्वायर बाई ईटा, यही ना? रो बी माइनस रो एल अपॉन रो बी। बोलो, इन आया? बोलिए। ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? 2/9 G R स्क्वायर बाई ईटा रो बी माइनस रो एल अपॉन रो बी, ठीक। तो कभी कभी टर्मिनल वेलोसिटी पूछेगा तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक सवाल इससे हम लोग बताते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गया? 2/9 G R स्क्वायर बाई ईटा रो बी माइनस रो एल। हम लोग एक सवाल करते हैं कि आप देखे होंगे नॉर्मली कि कभी अगर पानी के अंदर अगर कोई एयर बबल बन जाए तो वो बबल अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि एयर स्फेरिकल बॉडी है, ये एयर बबल क्या स्फेरिकल बॉडी हुआ, तो एयर का डेंसिटी पानी से कम है। तो जब एयर का डेंसिटी पानी से कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव हो गया ना। हम लोग किधर लिए हैं टर्मिनल वेलोसिटी? नीचे। तो निगेटिव हो गया मतलब किधर हो गया? ऊपर हो गया। तो ये किधर जाएगा? तो अगर बॉडी का डेंसिटी वाटर से कम है, यानी फ्लूइड से कम है, तो ऊपर जाएगा, और बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा है तो नीचे जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो इसी बात को। क्वेश्चन लिखो, व्हाई एयर बबल राइजेस अप, व्हाई एयर बबल राइजेस अप inside the water, rises up inside the water, ठीक है? देखिए कारण, as the density of air bubble is less than the density of water, its terminal velocity is negative.
ठीक है ना। सो एयर बबल राइजेस अप, सो एयर बबल राइजेस अप इनसाइड द वाटर। बात समझे? तो विस्कोसिटी में यही था। अब आप एक डीबीबी विस्कोसिटी का ही बना दीजिए। अब इसमें बच क्या गया? सरफेस टेंशन। 6 और 7 तो इसका है सरफेस टेंशन का। 8 बनाना है। 8 हम दिए थे क्या? माने अब पूरा बना सकते हैं 8। तो डीबीबी 8 हम अगले दिन डिस्कस करेंगे और पढ़ाएंगे सरफेस टेंशन। ठीक है ना। 2 दिन लगेगा सरफेस टेंशन पढ़ाने में, वो खत्म हो जाएगा तो फिर एसएचएम बचेगा मेन। तब तक अच्छा भी है, सरफेस टेंशन शुरू होने से पहले थोड़ा और रोटेशन तुम्हारा हो जाएगा तो मेरे लिए इजी रहेगा उसको पढ़ाना। ठीक है।